हम लोग इंतहाई खुफिया और मोहतात अंदाज में अपनी ज़रूरियात की चीज़ें उस दूसरे फ्लैट में मुंतकिल करने लगे और तकरीबन 4 बजे हम इस काम से फारिग हुए। नए फ्लैट में गो मुकम्मल इंतजामात नहीं थे, लेकिन हम आराम से यहाँ रह सकते थे। मैंने तहजीब से कहा, जोशू से राब्ता कायम करके मुझे ये मेकअप अपने चेहरे से हटाना है और तुम्हारी शक्ल भी तब्दील करना है। इसके लिए क्या किया जाए? तहजीब ने मुस्कुराते हुए शोखी से कहा, जनाब आली, निस्फ बेहतर का मतलब समझते हैं आप? मैंने कहा, हाँ, इस लफ्ज़ को जिस इस्तिलाह में इस्तेमाल किया जाता है उसका कोई तजुर्बा नहीं है मुझे। तहजीब बोली, मतलब ये कि एक ऐसे साथी को आने वाले वक्त का ख्याल रखना चाहिए। ज़रा 1 मिनट। और उसने अपने साथ लाए हुए सामान में से एक छोटी सी शीशी निकाल कर मेरे सामने कर दी, जिस पर स्पेयर लगा हुआ था। बोली, मिस्टर जोशू से इस मेकअप को हटाने वाला सयाल हासिल कर लिया गया है। मैंने तहसीन आमेज निगाहों से तहजीब को देखा। कहा, तुम्हें इसका ख्याल कैसे आ गया? ये तो जादूगरी है। तहजीब ने एक ख़ास अंदाज से जवाब दिया, जी नहीं, ये मुस्तकबिल है। और मैं उसके अल्फाज की नगमगी में खो गया। तहजीब ने शीशी मेज़ पर रख दी और फिर एक बक्स से कुछ और सामान निकालने लगी। फिर बोली, ये मेकअप का सामान है, मेरे ख्याल में हमें इस काम से फारिग हो जाना चाहिए। मैंने कहा, अब तो मेरे पास तुम्हारी जहानत की तारीफ के लिए अल्फाज भी नहीं है। दर हकीकत तुमने ज़बरदस्त मुश्किल हल कर दी है। आओ पहले तुम्हारा चेहरा तब्दील कर दूं। तहजीब खामोशी से मेरे सामने आ बैठी। उसे देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने उसके चेहरे पर प्लास्टिक के टुकड़े चिपकाने शुरू कर दिए। निस्वानी खुतूत में जो खूबियां हो सकती हैं, मैंने वो तहजीब के चेहरे में समो दी और उसके बाद जो शक्ल बनी वो ऐसी थी कि इंसान कुर्बान हो जाए। मैंने उसका आखिरी जायजा लिया और मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। उसने सवाल किया, खत्म? मैंने कहा, बिल्कुल। बोली, आईना देखूं? मैंने कहा, जरूर। और तहजीब आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसका मुंह एक लम्हे के लिए खुला, फिर बंद हो गया। वो देर तक खुद को देखती रही, फिर वापस मुड़ी। बोली, ये तुमने अपने ख्वाबों की तकमील की है अली? मैंने कहा, मैं समझा नहीं। बोली, तुमने मुझे ज्यादा हसीन बना दिया है। मैंने कहा, मेरा मजाक उड़ा रही हो? बोली, नहीं, हकीकत कह रही हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। मैंने कहा, हाँ तहजीब, तुम ऐसी नहीं हो। जो कुछ तुम हो वो इससे कहीं हसीन है। बोली, नामुमकिन, तुमने मुझे एहसास कमतरी का शिकार किया है। मैंने कहा, कमाल है, ये मैं जानता हूँ कि तुम। तहजीब बोली, बहरहाल मैं कुछ न कहूँगी सिवाय इसके कि काश मेरे यही खद्दो खाल होते, काश मैं ऐसी ही होती। मैंने कहा, रात के इस हिस्से में तुम्हारा जहन नींद से बोझल है तहजीब, इसलिए आराम करो, न जाने क्या उल्टी सीधी हाँक रहे हो। उसने कहा, अभी नहीं सोऊंगी, और मैं शाने हिलाकर अपने काम में मशगूल हो गया। मैंने जोशू की हैरत अंगेज ईजाद अपने चेहरे पर स्प्रे की और इंतजार करने लगा। मेरे कहने पर तहजीब कॉफी बनाने चली गई। चेहरा नॉर्मल हो जाने पर मैं अपने खद्दो खाल तरतीब देने लगा। मैंने खुद को काफी बदनुमा बना लिया था। मोटे मोटे होंठ, फूली हुई नाक, जिसे इस तरह खींच दिया गया था कि आगे के 2 दांत झांकने लगे। और जब मैंने अपना काम खत्म किया तो तहजीब हंस पड़ी। बोली, बड़े सितम ज़रीफ हो तुम। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? वो हंसते हुए बोली, ये तुमने खुद को क्या बना लिया है? मैंने कहा, अब तो हिसाब बराबर है। तुम्हारा ख्याल था कि मैंने तुम्हें अपना आइडियल बना दिया है, अब मुझे क्या अपना आइडियल समझोगी? तहजीब ने हंसते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ। मैंने कहा, फजूल बातें ना सोचा करो। बोली, जनाब आली, आपसे गलती हुई है। मैंने पूछा, वो क्या? वो बोली, अगर हम सीधे सादे खद्दोखाल के मालिक होते तो किसी की तवज्जो हम पर ना होती। अब लोग देखेंगे और कहेंगे कि। मैंने उसके नामुकम्मल जुमले में टुकड़ा लगाया, हूर के पहलू में लंगूर। तहजीब बोली, जी हाँ। मैं सीना तान कर बोला, कोई तुम्हें लंगूर कह कर देखे? तहजीब बेख्तियार हंस पड़ी। उस वक्त सूरज निकल रहा था जब हम लंबी तान कर सोए, और फिर उस वक्त आंख खुली जब बाहर तेज हवाओं की बारिश हो रही थी। गहरा अंधेरा छाता जा रहा था। मैंने कहा, हमारी जिंदगी का एक दिन खो गया। वो मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए बोली, भूख लग रही है, मैं खाना लेने जा रही हूँ। मैंने कहा, बिस्मिल्लाह, और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। तहजीब थोड़ी देर के बाद वापस आई तो उसके हाथ में आज के अखबारात दबे हुए थे। मैंने ताज्जुब से कहा, अरे ये इस वक्त कहाँ मिल गए? तहजीब ने कहा, सामने वाले फ्लैट के डस्टबिन से। मैं मुंह खोले उसे देखता रह गया। हम दोनों ने रात का नाश्ता करते हुए अखबारात देखे। उन 8 मकतूलों के बारे में कुछ खबरें थीं, लेकिन माइकल जोशर का कोई तस्करा नहीं था। फिर हम तैयार हो गए। बिल्कुल ही मुअत्तल होकर नहीं बैठ सकते थे, कुछ न कुछ करना जरूरी था, लेकिन बाहर निकलकर कदम कदम पर एहतियात की जरूरत थी। मेरी चाल में लंगड़ाहट थी और तहजीब मेरे बाजू में बाजू डालकर चल रही थी। तकरीबन 1 मील तक हम पैदल चलते रहे, फिर एक टैक्सी में बैठकर चल पड़े। मैंने यूं ही एक पता बता दिया था। एक हसीन शाहराह पर हम उतर गए। बारिश खूब तेज थी, इसलिए एक क्लब के नजर आते ही उसमें दाखिल हो गए और 12 बजे तक क्लब की तफरीहात से लुत्फानंदोज होते रहे। तहजीब खुश थी और मैंने भी कुछ वक्त के लिए जहन को आज़ाद छोड़ दिया।
दूसरे दिन के तमाम अखबारात खरीदे गए। अली यार खान का नाम मौजूद था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जो हमारे लिए तशवीश का बायस होती। माइकल जोशर का कोई तस्करा नहीं था। उस दिन 11:30 बजे के करीब किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। मैंने मोहतात अंदाज में दरवाज़ा खोला तो एक दुबला पतला आदमी महकमा टेलीफोन की वर्दी में मलबूस बाहर मौजूद था। उसने सवाल किया, आपने अपने टेलीफोन की खराबी की शिकायत दर्ज करवाई है? मैंने कहा, नहीं, हमारा फ़ोन ठीक है। बोला, मिस्टर जोशू ने कहा था कि आपका फ़ोन ख़राब है। मैंने दरवाजे के सामने से हटते हुए कहा, ओह, अंदर आकर देख लो, मुमकिन है हमें अंदाज़ा ना हो सका हो। वो बोला, मेरा नाम ग्राइशू है। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। ड्राइंग रूम में तहजीब भी मौजूद थी। ग्राइशू ने कहा, हार्वर्ड को यकीन है कि यहाँ आकर आपने जोशू से राब्ता ज़रूर कायम किया होगा, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है और अब हालात इस हद तक बदल गए हैं कि वो ठोस सबूत के बगैर मिस्टर जोशू के सामने आंख कभी टेढ़ी नहीं कर सकता। अलबत्ता मिस्टर जोशू की हिदायत है कि नई इत्तला के बगैर आप उस इलाके का रुख न करें। मैंने कहा, वेरी गुड, किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? वो बोला, बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा, मिस्टर माइकल जोशर के बारे में अखबारात बिल्कुल खामोश हैं, उसके बारे में कुछ पता चल सका? वो बोला, पूरी कहानी हमारे इल्म में है। मैंने पूछा, वो क्या? वो बोला, माइकल जोशर अपनी कार में बैठकर बाहर निकला तो बाहर मौजूद पुलिस ने उसे गोलियों का निशाना बना लिया। हार्वर्ड का ख्याल था कि वो आप हैं। बाद में माइकल जोशर ने मरते हुए बयान दिया, जिससे तस्दीक हुई कि आपने पुलिस को एक खतरनाक धोखा दिया है। माइकल जोशर ने मरते मरते कुछ बातें पुलिस को बता दी थी। उसका बयान हर्फ ब हर्फ तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन थोड़ी सी बातें मालूम हो गई हैं। यानी माइकल जोशर मर चुका है, लेकिन उसकी मौत की सरकारी तौर पर इत्तला नहीं दी गई। दूसरे अल्फाज में, ऑलिव हार्वर्ड उसके कत्ल की जिम्मेदारी अपने सर लेने को तैयार नहीं। उसकी लाश छुपा ली गई है और किसी भी वक्त उसकी मौत का इल्जाम भी आप पर आयद कर दिया जाएगा। वो लोग बस मौके का इंतजार कर रहे हैं, उसने बताया, और मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर ग्राइशू? 8 आदमियों के कत्ल का इल्जाम तो मेरे सर ही है। अगर माइकल जोशर की मौत भी मुझसे मंसूब कर दी जाती है तो ठीक है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ग्राइशू ने कहा, एक पैगाम है आपके लिए मिस्टर जोशू का। फिर उसने जेब से एक नन्हा सा टेप रिकॉर्डर निकाल लिया जिसमें बहुत ही छोटा सा कैसेट लगा हुआ था। उसने कैसेट रिवाइंड करके प्ले के लिए बटन दबाया और सामने रख दिया। कैसेट से आवाज उभरी, अली जोशू बोल रहा हूँ, शानदार, बहुत ही शानदार। बिलाशुबा तुमने अपनी आमद का ऐलान अपने शायान शान किया है और बड़ा ही लुत्फ आ रहा है मुझे ऑलिव हार्वर्ड की हालत देखकर। मुबारकबाद अली, मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। तुम पहले से कहीं ज्यादा निखर गए हो, लेकिन मोहतात रहो। बेशक मैं जानता हूँ तुम अपनी सरगर्मियां तर्क नहीं कर सकते, लेकिन जल्दबाजी किसी तौर भी अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे। मुझसे उस वक्त तक न मिलना जब तक मैं न चाहूँ। तुम्हारा मुखलिस जोशू। जूं ही कैसेट खत्म हुआ, दफतन बक्स में एक नीला सा शोला लपका और दूसरे लम्हे पूरा बक्स पिघल कर धात के ढेर में तब्दील हो गया। मैंने चौंक कर उसे देखा तो ग्राइशू मुस्कुराने लगा। उसने कहा, यही मुनासिब था, और जेब से एक लिफाफा निकाला और टेप रिकॉर्डर के जले हुए हिस्से को लिफाफे में डालकर अपनी जेब में रख लिया। मैं दिलचस्पी से ये कार्रवाई देख रहा था। ग्राइशू ने उठते हुए कहा, बस जनाब, मुझे इजाजत। मैंने कहा, मिस्टर जोशू से मेरा शुक्रिया अदा कर देना और उनसे कहना कि मैं मुतमईन हूँ। ग्राइशू के जाने के बाद तहजीब मेलकम एक्स ने मुझे देखते हुए कहा, ये जोशू बहुत ही आगे की चीज मालूम होती है। मैंने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। वो मेरा ऐसा साथी है जिस पर मैं बड़ा नाज करता हूँ, और यकीन करो अगर मैं चाहूँ तो वो हर खतरे को नजरअंदाज करके मेरी हर तरह की इमदाद करेगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं उसे तकलीफ नहीं दे सकता। वो बोली, माइकल जोशर की मौत का मुअम्मा भी हल हो गया। मैंने कहा, हाँ, मेरा ख्याल है कि अब माइकल जोशर का केस खत्म हो गया है। हार्वर्ड और पुलिस अब कुछ भी करते रहें, मुझे ब्लैक प्लान के बारे में कार्रवाई शुरू कर देना चाहिए। अपनी आमद की इत्तला ऑलिव हार्वर्ड को देना चाहता था, सो अपने शायान शान दे दी। अब मुझे अपने असल काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तहजीब ने कहा, लेकिन तुम्हारा मंसूबा क्या है? मैंने कहा, ग्रीन लॉट में जेम्स पोकर से मिलूंगा और उससे ब्लैक प्लान के उन कागजात के बारे में मालूमात हासिल करूंगा जो बारबिन वाइको के बयान के मुताबिक महफूज हैं, और ये इत्तला भी हमें मिल चुकी है कि अभी ब्लैक प्लान पर अमल नहीं किया जा सकता क्योंकि बकौल उनके दुश्मन चौकस है। चुनाचे हमारे लिए फौरी तौर पर तशवीश की कोई बात नहीं है। मैं ब्लैक प्लान हासिल करके बैरूत भिजवाना चाहता हूँ, और इस सिलसिले में तहजीब हमें किसी उम्दा सी प्लानिंग की जरूरत है। तहजीब पुरख्याल निगाहों से मुझे देखती रही। मैं खुद भी सोच में डूब गया था। फिर तहजीब ने कहा, इस सिलसिले में बेहतरीन प्लानिंग तुम खुद ही कर सकते हो। तुम ये बताओ, पहले जेम्स पोकर से मिलना चाहते हो? मैंने कहा, जाहिर है उसी से मिलना मुनासिब होगा, और इस मिशन पर रवाना होते हुए मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। तहजीब ने कहा, और तुम्हारा क्या ख्याल है अली कि मैं जिद करूंगी कि नहीं, मुझे भी जरूर चलना है, खा कुछ भी हो जाए?
ये कहकर वो खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने कहा, हाँ ये हुई ना बात, ये ग्रीन पोल की 2 बोल रही है, मैंने हंसते हुए कहा और तहजीब संजीदा हो गई। फिर बोली, क्या मिस्टर जोशू की तजवीज़ के मुताबिक तुम डेबू हार्बो से मदद नहीं लोगे? मेरा ख्याल तो यही है अली कि सबसे पहले शिकागो जाओ और डेबू हार्बो से मुलाकात करो। अगर जोशू का बयान सच्चा है और डेबू हार्बो तुम्हारी इमदाद पर तैयार हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि अपने इस मंसूबे में तुम तन्हा नहीं रहोगे। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं तहजीब, ये काम तो मुझे तन्हा ही करना है, इसमें अनापरस्ती की तो कोई बात नहीं है। दरअसल डेबू हार्बो मुझसे मुलाकात के बाद फौरन ही इसके लिए तैयार नहीं हो जाएगा कि जो कुछ मैं कहूँ वो उस पर आंखें बंद करके अमल कर डाले। इसमें तो वक्त लगेगा और तुम जानती हो कि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपने तौर पर ही ये सब कुछ करूंगा और उसके बाद तो अमेरिका में बहुत से खेल खेलने हैं मुझे। उस वक्त तक के लिए डेबू हार्बो को महफूज रखना है। मेरे जहन में अगर मसला है तो सिर्फ एक, और वो ये कि इस दौरान तुम्हें कहाँ एडजस्ट करूं। तहजीब बोली, अरे वाह, ये भी कोई बात हुई। अगर तुम मुझे ज़हीन समझते हो तो इस फिक्र को जहन से निकाल दो। मैंने कहा, फिर भी तहजीब, तुम्हारा मसला तो उलझा हुआ रह जाता है। बोली, जी नहीं जनाब, मैं अपने किसी मसले को उलझा हुआ नहीं पाती, बल्कि मैं तुम्हें बता दूं कि ये फ्लैट फिलहाल मेरी रिहाइश के लिए इंतहाई मौजू है। मैं यहाँ रहूंगी और किसी भी जरिए से किसी स्टोर में सेल्स गर्ल की हैसियत से मुलाजिमत इख्तियार कर लूंगी। ये मेरा अपना मसला है कि मैं मुलाजिमत किस तरह हासिल करती हूँ। अगर ये फ्लैट मखदूश हो गया तो मुतमईन रहो, मिस्टर जोशू से मेरा राब्ता किसी न किसी तरह कायम रहेगा। अपने मिशन से निमटने के बाद या उसके दौरान अगर तुम्हें तहजीब की जरूरत हो तो पहले इस फ्लैट से रुजू करना, और अगर मैं यहाँ न मिलूं तो जोशू से। मैं तहजीब के अल्फाज से काफी हद तक मुतमईन हो गया। दर हकीकत तहजीब पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता था। खासी भाग दौड़ करने के बाद मैंने ग्रीन लॉट और जैसी आर्गन वगैरह के बारे में बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल कर ली, और बारबिन वाइको की शख्सियत के बारे में भी मुझे बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। सिर्फ ये अंदाजा नहीं हो सका था कि माइकल जोशर ने मरते वक्त किसी को ये निशानदही की थी या नहीं कि मुझे ब्लैक प्लान के बारे में मालूमात हासिल हो गई हैं। मैं दिन रात अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गया। अमेरिका जैसे मुल्क में ज़रूरत की तमाम चीज़ें हासिल कर लेना नहायत मामूली बात थी। चुनाचे तकरीबन 7 दिन की कोशिशों के बाद मैं इस पोजीशन में आ गया कि अपने मिशन पर रवाना हो सकूं। तहजीब हर मरहले पर मेरे साथ थी और उन तैयारियों में पूरी मदद भी दे रही थी। मैंने उससे उसके तासुरात पूछे तो उसने अफसरदा लहजे में कहा, मेरे और तुम्हारे दरमियान कुर्बतों और फासलों का एक खास ताल्लुक है अली। शुरू से अगर निगाह दौड़ाओ तो ये कुर्बतें और फासले हमेशा से साथ चल रहे हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने कहा, हाँ तहजीब, वाकई तुमने एक दिलचस्प हकीकत का एहसास दिलाया है। इसमें कोई शक नहीं कि हम कभी बहुत देर तक यकजा नहीं रह सके। तहजीब बोली, इसकी एक वजह ही हो सकती है अली, वो ये कि कुदरत हमारे दिलों में एक दूसरे की तड़प कायम रखना चाहती थी ताकि जब हम जिंदगी भर के लिए यकजा हों तो ये हमारे सीनों में रहे। मैंने उसकी तायद में गर्दन हिला दी। रवाना होते वक्त मेकअप करने की जरूरत पेश नहीं आई क्योंकि ताज़ा मेकअप सबके लिए अजनबी था। एक तैयारे ने मुझे सांता मारिया पहुंचा दिया। सांता मारिया से ग्रीन लॉट का सफर बजरिया कार हो सकता था। चुनाचे मैं किराए की एक कार में ग्रीन लॉट की तरफ रवाना हो गया। ग्रीन लॉट दरअसल एक छोटा सा कस्बा था जिसमें वाक़ई एक फैक्ट्री में मुझे जेम्स पोकर से राब्ता कायम करना था। माइकल जोशर के यहाँ से हासिल की हुई मालूमात के मुताबिक उस फैक्ट्री में जेम्स पोकर टेक्निकल इंजीनियर की हैसियत रखता था। किराए की कार ही ने मुझे फैक्ट्री पर छोड़ा और मैं अपना मुख्तसर सा सामान उठाए हुए फैक्ट्री में दाखिल हो गया। रिसेप्शन से मैंने जेम्स पोकर के बारे में मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि वो फैक्ट्री एरिया ही में एक खूबसूरत मकान में रहता है। एक शख्स ने उस मकान तक मेरी रहनुमाई की। फैक्ट्री में बड़े बड़े कारकुनों के लिए खूबसूरत एक मंजिला बंगले बने हुए थे। बंगला नंबर 6 के दरवाजे पर मैंने हल्की सी दस्तक दी तो अंदर से कोई आवाज सुनाई न दी। दूसरी और तीसरी दस्तक के बाद मैंने उलझे हुए अंदाज में दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला तो दरवाजा खुल गया। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाईं और फिर दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। मैंने जोर जोर से आवाजें लगाईं, कोई है यहाँ मिस्टर जेम्स पोकर? क्या आप यहाँ मौजूद हैं? लेकिन खामोशी और सन्नाटे के अलावा कुछ सुनाई न दिया। चंद कदम आगे बढ़कर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जब मैंने निगाहें इधर उधर दौड़ाईं तो बड़े से हॉल के एक तारीक गोशे में मुझे एक इंसानी बदन नजर आया। इससे कबल मेरे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ था कि मुमकिन है जेम्स पोकर इस वक्त फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से में हो और देर से घर वापस आए, लेकिन उस इंसानी बदन को देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने दीवार पर स्विच की तलाश में निगाहें दौड़ाईं और इलेक्ट्रिक स्विच मुझे नजर आ गया। कमरे में तेज रोशनी हुई तो वो तारीक गोशा भी रोशन हो गया जिसमें ये इंसानी बदन नजर आ रहा था।
बर्क रफ्तारी से मैं आगे बढ़ा और उसके करीब पहुंच गया। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो ये जेम्स पोकर ही था। मैं घुटनों के बल बैठकर उसे हिलाने जुलाने लगा, लेकिन उसका बदन सर्द और बेजान था। ये तो बड़ी खौफनाक बात है, मैंने सोचा। मुर्दा शख्स के खद्दोखाल मैंने अच्छी तरह जहन में बसा लिए। ये अंदाजा लगाना था कि ये जेम्स पोकर ही है या कोई और। बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो गई थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने ये अंदाजा लगाना चाहा कि इस शख्स की मौत किस तरह वाक़ई हुई है। बदन के किसी हिस्से पर कोई जख्म नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी गर्दन एक खास अंदाज में मुड़ी हुई थी। मैंने झुककर गौर से देखा तो गर्दन पर एक बारीक सा निशान नजर आया जो उसकी पूरी गर्दन के गिर्द हाला किए हुए था। और उसके बाद मुझे उसकी मौत का सबब मालूम हो गया। किसी मजबूत तार से उसकी गर्दन को उस वक्त तक दबाया गया था जब तक कि उसकी जान न निकल गई। हाले पर खून के आसार नमूदार हुए होंगे, लेकिन अब इतना वक्त गुजर चुका था कि वो आसार मादूम हो गए थे। ये खौफनाक सूरत हाल मेरी गर्दन में फंदा बन सकती थी। फौरी तौर पर मैं ये समझने से कासिर था कि उसके कातिल कौन हैं। ये भी हो सकता था कि इस कत्ल का ताल्लुक किसी बिल्कुल ही गैर मुतल्लिक बात से हो, लेकिन उस वक्त जरा सी लग़ज़िश मुझे मुसीबत में फंसा सकती थी। मेरा ज़हन तेजी से काम कर रहा था। मैंने अपना सामान वहीं फर्श पर रखा और 0.28 का पिस्तौल हाथ में लेकर, जिसकी नाल पर बेहतरीन साइलेंसर लगा हुआ था, हॉल से बाहर निकल आया। जिस बर्क रफ्तारी से हो सकता था मैंने उस छोटे से बंगले का मुआयना किया। ये हॉल ड्राइंग रूम की हैसियत रखता था। उसके बाईं समत एक सिटिंग रूम था, दाईं समत बेडरूम और फिर किचन वगैरह, लेकिन पूरी इमारत में जेम्स पोकर की लाश के अलावा और कोई नजर नहीं आया। उस शख्स के बारे में ये तस्दीक करना भी मुश्किल नहीं हुआ था कि यही जेम्स पोकर है। एक कमरे में उसकी बड़ी सी तस्वीर दीवार पर आवेज़ां थी। मैं इसे अपनी बदकिस्मती ही कह सकता था कि जेम्स पोकर से मैं वो मालूमात हासिल न कर सका जिसके लिए उस तक पहुंचना था, बल्कि यहाँ तो उल्टी आंतें गले पड़ रही थी। मुझे उसूलन इस वक्त यही करना था कि जिस तरह मुमकिन होता यहाँ से निकल जाता, लेकिन मैंने ऐसा न किया। यहाँ तक आने और इन हालात का खतरा मोल लेने के बाद कुछ न कुछ करके ही यहाँ से निकलना चाहिए था। मैंने बैरूनी दरवाज़ा अंदर से बंद किया। उसके बाद उस इमारत की तलाशी लेने लगा। ख़ास तौर से मैंने ऐसी जगहों को मुंतखब किया था जहाँ कागजात वगैरह हो सकते थे। काफ़ी तगदो के बाद मैं एक ऐसी तिजोरी तलाश करने में कामयाब हो गया जो एक मैकेनिज्म के तहत खुलती थी और दीवार में नस्ब थी। तिजोरी को खोलना मेरे लिए मुश्किल साबित न हुआ। उसमें कुछ करेंसी मौजूद थी जिसे मैंने हाथ भी न लगाया। अलबत्ता वो फाइल मेरे लिए दिलचस्पी का बायस थी, जो बड़ी एहतियात से पैकेटों में बंद करके रखे गए थे, और उन्हीं में मुझे एक पैकेट पर ब्लैक प्लान लिखा हुआ नजर आ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।